हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कई दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। किसी का बस वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब वीडियो डेली बनाऊँगा। वीडियो सुबह 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी। जो भी भाई पीजीटी या टीजीटी या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामायण से दोनों, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी में भी जीएस वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए जो लोग कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अर्थशास्त्र एक परिचय। ज्ञान के असीम सागर में अनेक शास्त्र मोती के समान भरे पड़े हैं। उनमें से किसी विशेष शास्त्र को समझना, उसके विषय में नियम प्रतिपादित करना तथा उसके विषय में कुछ कहना, परिभाषा के अभाव में अंधकार में कदम रखना होगा, या मंजिल के ज्ञान के अभाव में इधर उधर भटकना होगा। इसलिए यह उचित लगता है कि इस विषय पर कुछ लिखने से पहले इसकी परिभाषा, इसकी विषय वस्तु तथा इसके क्षेत्र पर विचार कर लिया जाए। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत ही विवाद है। प्रोफेसर जॉन मेनॉर्ड कीन्स तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। जीथन के अनुसार अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत ही कठिन है। जेकब वाइनर तो ये कहकर टाल जाते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। सुविधा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर अब तक जो परिभाषाएं उपलब्ध हैं, उनको 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, जेबी से सीनियर, जेएस मिल आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या धन संबंधी परिभाषाएं हैं। नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पीगू, कैनन आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स द्वारा दी गई तथा प्रोफेसर फिलिप बिगस्टीड, वान मिसेज, डॉक्टर स्ट्रगल, प्रोफेसर पॉल एल सैमुअल्सन आदि द्वारा समर्थित सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं हैं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दी गई। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं जो आर्थिक विकास तथा विकास जन्य पहलुओं पर बल देती हैं। धन संबंधी परिभाषाएं अथवा क्लासिकल दृष्टिकोण। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों तथा विशेष रूप से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रखा तथा यह कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना
ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है। फलस्वरूप इन अर्थशास्त्रियों ने धन को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु माना। जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में राजनीतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। इस वर्ग के अन्य अर्थशास्त्री से तथा वाकर आदि भी एडम स्मिथ का ही समर्थन करते हैं। से के मत में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वाकर की भी परिभाषा में इसी की झलक मिलती है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इन परिभाषाओं की आलोचनाएं की। नंबर 1, एडम स्मिथ तथा अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने धन का प्रयोग ऐसी भौतिक वस्तुओं के लिए किया जिन्हें देखा जा सके तथा स्पर्श किया जा सके, जैसे सोने चांदी आदि। फलस्वरूप केवल उन्हीं मनुष्यों की क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय बनी जो इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग में लगे हैं। अन्य व्यक्तियों की क्रियाएं इसकी विषय सामग्री में नहीं आ सकी। नंबर 2, धन संबंधी इस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यंत ही संकीर्ण बन गई। नंबर 3, जर्मनी के ऐतिहासिक परंपरा के अर्थशास्त्रियों, अनेक समाज सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों जैसे रस्किन, कार्लाइल, वर्क आदि ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की तथा इसे स्वार्थी एवं अंधकारपूर्ण विषय, निकृष्ट विज्ञान आदि कहा। इन परिभाषाओं की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि इन्होंने धन को ही अर्थशास्त्र का प्रधान लक्ष्य बना दिया तथा यह भुला दिया कि धन साधन है, साध्य नहीं, साध्य है मनुष्य और उसकी संतुष्टि। धन को अधिक महत्व देने के कारण ही एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की, जिसके सारे प्रयास धन की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। पर यह कल्पना भी अत्यंत ही संकुचित है। नोट: निष्कर्ष यह निकाला कि एडम स्मिथ की परिभाषा अत्यंत ही संकुचित है और इसे अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो अर्थशास्त्र एकांगी, एकपक्षीय तथा संकुचित शास्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं अथवा नियो क्लासिकल दृष्टिकोण, मार्शल तथा पीगो। मार्शल की परिभाषा:
राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से मिले। मार्शल अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। मार्शल की परिभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, मानवीय कल्याण पर बल। जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। भौतिक कल्याण का अध्ययन। नंबर 4, समाज में रहने वाले मनुष्यों की भौतिक कल्याण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन। नंबर 5, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों कार्यों पर बल। मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं। नंबर 1, आर्थिक क्रियाओं का साधारण तथा असाधारण में बांटना जरूरी। नंबर, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि मानव विज्ञान है। मार्शल की परिभाषा वर्ग कारणी है, विश्लेषणात्मक नहीं। नंबर 4, अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत ही संकुचित है। नंबर 5, अर्थशास्त्र का कल्याण के साथ संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। A.C. पीगू आर्थिक कल्याण से। पीगू के शब्दों में अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। नोट, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा तो मार्शल तथा पीगू जैसे नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भौतिक कल्याण को ही अर्थशास्त्र का विषय बनाया। एडम स्मिथ की परिभाषा ने तो लोगों में अर्थशास्त्र के प्रति घृणा का बीज बो दिया। अर्थशास्त्र का क्षेत्र तथा उसका स्वभाव। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आशय उस विषय वस्तु से है जिसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं में अर्थशास्त्र के क्षेत्र तथा उसके स्वभाव पर बहुत प्रकाश पड़ता है। नोट में क्या देखिए, नोट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वाइनर से पूछे जाने पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि एक अर्थशास्त्री जो भी करता है वही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, वही अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। नोट में और देखेंगे, अर्थशास्त्र का क्षेत्र परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुसार नदी के किनारों की तरह परिवर्तनशील है तथा लोचपूर्ण है, समुद्र के तट के समान अपरिवर्तनशील नहीं। मानवीय आर्थिक कल्याण से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, वर्तमान साधनों के आवंटन की समस्या। नंबर 2, उत्पादन के साधनों की वृद्धि की समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसके पूर्व
कि हम व्यष्टभावी विश्लेषण से संबंधित अनेक समस्याओं, उपभोक्ता के व्यवहार की समस्या, उत्पादक के व्यवहार की समस्या, फर्म तथा उद्योग द्वारा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की समस्या पर विचार करें, जो वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विशेष सामग्री है। हम विचार कर लें कि वास्तव में व्यष्टभावी विश्लेषण से क्या आशय है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अनेक आर्थिक इकाइयों की समूह होती है। अर्थव्यवस्था भी फर्म, उद्योग, व्यक्ति आदि की ही तरह इकाई होती है, पर इससे इसका स्वरूप बड़ा होता है तथा इनका निर्माण इन इकाइयों के मिश्रण से होता है। अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी भी समस्या का विश्लेषण दो ढंगों से किया जा सकता है। एक तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तथा दूसरा अर्थव्यवस्था की अलग अलग इकाइयों की दृष्टि से। इस प्रकार आर्थिक समस्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रथम अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों, फर्म, उद्योग, व्यक्ति आदि से संबंधित समस्याएं, जैसे वस्तु के मूल्य निर्धारण की समस्या, फर्म में विवेकीकरण की समस्या, फर्म में मजदूरी निर्धारण की समस्या आदि। दूसरी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं, जैसे कुल रोजगार की समस्या, कुल आय तथा बचत की समस्या। पहली समस्या के विश्लेषण के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे व्यष्टभावी विश्लेषण कहते हैं, तथा दूसरी समस्या के विश्लेषण के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे समष्टिभावी विश्लेषण कहते हैं। इन दोनों ही शब्दों का प्रथम बार प्रयोग रेनगर फ्रिश ने किया तथा उसके बाद सभी अर्थशास्त्रियों ने इन्हें अपना लिया। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। नोट: माइक्रो छोटी इकाइयों से संबंधित है, जबकि मैक्रो बड़े समूह या समग्र से संबंधित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें उपभोक्ता से संबंधित समस्या का अध्ययन करना है कि कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता किस प्रकार अपने सीमित साधनों को व्यय करता है जिससे उसकी संतुष्टि हो, तो इसके विश्लेषण का ढंग व्यष्टभावी होगा, क्योंकि इसमें हम एक व्यक्तिगत या व्यष्ट इकाई को लेकर अध्ययन कर रहे हैं कि हम इसका अध्ययन करें पिछले 2 वर्षों में उपभोक्ता वर्ग की स्थिति पहले से अच्छी हुई है या खराब। तो यहाँ विश्लेषण समस्त उपभोक्ता वर्ग से संबंधित है, इसलिए विश्लेषण समस्त उपभोक्ता वर्ग से संबंधित है, इसलिए विश्लेषण का तरीका समष्टिभावी कहलाएगा। एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का निर्धारण या बेरोजगारी की समस्या का संबंध समष्टि परक होगा। किसी इकाई वस्तु की किसी का मूल्य क्या हो समस्या
व्यष्टिपरक होगी, पर मूल स्तर का अध्ययन समष्टिपरक होगा। किसी उद्योग या फर्म की समस्या का संबंध व्यष्टि विश्लेषण से होगा, जबकि औद्योगिक नीति का संबंध समष्टि विश्लेषण से होगा। इस प्रकार व्यक्तिगत उपभोक्ता, परिवार, उत्पादक इकाई, फर्म, उद्योग, मजदूर, साहसी आदि व्यष्टि इकाइयाँ हैं, जबकि मूल स्तर, राष्ट्रीय उत्पाद, रोजगार आदि समष्टि से संबंधित है। बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आर्थों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। जबकि समष्टिभावी अर्थशास्त्र का वह भाग है जो कि अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके समूहों तथा वस्तुओं से संबंध रखता है। इन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है तथा उनके संबंध का विवेचन करता है। गार्डनर एकले के अनुसार समष्टिभावी अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों में बृहद रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। यह संपूर्ण आकार एवं रूप की ओर देखता है, जबकि व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों को सूक्ष्म रूप से विचार करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र इस निकाय के संगठक अंग का अर्थशास्त्र है। व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक संपूर्ण आर्थिक निकाय के विभिन्न संगठक अंगों, व्यक्तिगत इकाइयों तथा व्यक्तियों के छोटे छोटे समूह के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन है। हेंडरसन कांट ने कहा, विशिष्ट अर्थशास्त्र व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। किसी भी आर्थिक निकाय का प्रत्येक संगठक अंग, चाहे वह व्यक्तिगत इकाई के रूप में व्यक्तिगत उपभोक्ता हो या व्यक्तिगत उत्पादक तथा इन्हीं का छोटा छोटा समूह हो, सभी यह प्रयास करते हैं कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम कल्याण या अधिकतम लाभ या अधिकतम उत्पादन की स्थिति प्राप्त हो जाए। आर्थिक निकाय का प्रत्येक अंग संस्थिति स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करता है। सूक्ष्म अध्ययन संपूर्ण की दृष्टि से नहीं करता है। बल्कि वह विभिन्न इकाइयों का टुकड़ों के रूप में अध्ययन करता है, उनकी अलग अलग संस्कृति की समस्या पर विचार करता है तथा उनके अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर प्रकाश डालता है।
प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कहा, वेस्टभावी मॉडल पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। लर्नर के अनुसार वेस्टभावी अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था को उसी रूप में एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखता है। कि किस प्रकार आर्थिक शरीर के असंख्य कोषाणु उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति या परिवार तथा उत्पादक के रूप में व्यक्ति तथा फर्म संपूर्ण आर्थिक संगठन के क्रियाशीलन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आयात निर्यात की लोच का प्रभाव किसी देश के भुगतान संतुलन के ऊपर पड़ता है, जिसका अध्ययन वेस्टभावी विश्लेषण के द्वारा किया जा सकता है। वेस्टभावी विश्लेषण की सीमाएं समस्याएं। वेस्टभावी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों का व्यष्टि रूप में अलग अलग अध्ययन है। इससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के भी संबंध में सही हो। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत दृष्टि से बचत करना ठीक है, पर यदि समष्टि स्तर पर सभी व्यक्ति बचत करना आरंभ कर दें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में व्यय की मात्रा कम हो जाएगी, फलस्वरूप उत्पादन क्रिया ठप पड़ जाएगी। नंबर 2, वेस्टभावी विश्लेषण अन्य बातों के समान रहने की मान्यता तथा पूर्व रोजगार की कल्पना पर आधारित है, पर ये बातें अवास्तविक हैं। परिवर्तनीय संसार में अन्य बातों के समान रहने की मान्यता अत्यंत ही काल्पनिक है। इसी प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। नंबर 3, कुछ ऐसी आर्थिक समस्या है जिनका अध्ययन वेस्टभावी विश्लेषण के द्वारा किया नहीं जा सकता है, जैसे मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, राष्ट्रीय आय का निर्धारण। समग्र राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों के बीच वितरण की समस्या आदि। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता की संस्कृति तथा न्यूक्लासिकल या मार्शल का दृष्टिकोण। उपभोक्ता का व्यवहार किसी वस्तु के क्रय या उसकी मांग या उसके उपभोग की मात्रा के संबंध में कोई उपभोक्ता विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसे हम उपभोक्ता का व्यवहार कहते हैं। उस वस्तु का मूल्य जिसकी मांग या उपभोग के संबंध में हम अध्ययन करना चाहते हैं। उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं का मूल्य, रुचि तथा फैशन, उपभोक्ता की संपत्ति, भविष्य में आय प्रवाह तथा उसकी निश्चितता आदि जैसे प्रमुख चर हैं जो किसी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत वस्तुतः किसी के विश्लेषण से संबंधित होते हैं। कि कोई भी उपभोक्ता इन चरों के परिवर्तन के संदर्भ में किस प्रकार व्यवहार करता है।
अर्थात यदि इन चरों में परिवर्तन हो तो इसका क्या प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। इसे ही हम उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण कहते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन की समस्या को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सीमित साधनों के विभिन्न अवस्थाओं या साधनों के बीच बंटवारे की समस्या, जिससे उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या संतुष्टि की स्थिति में को प्राप्त कर सके। इसे हम संतुष्टि निर्धारण की समस्या कह सकते हैं। उपभोक्ता की संतुष्टि की व्याख्या करते समय यह मान लेते हैं कि उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले चर जैसे मूल्य, उपभोक्ता की आय तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य स्थिर है। हाँ, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न चरों को एक एक करके परिवर्तित करके देखना कि इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव उपभोक्ता के व्यवहार या उस वस्तु के उपभोग या मांग पर पड़ता है। इस समस्या को हम मांग विश्लेषण का नाम देते हैं। इस प्रकार संतुष्टि निर्धारण तथा मांग विश्लेषण दोनों परस्पर संबंधित एक ही समस्या के दो रूप हैं। इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के संबंध में दिए गए सिद्धांतों को हम दो वर्गों में रख सकते हैं। न्यू क्लासिकल सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण या उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित सिद्धांत। मार्शल का सम सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण। उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित सिद्धांत। नंबर 1, फिक्स एलन का अर्ध अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र दृष्टिकोण। नंबर 2, सैमुअल्सन का व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण। हम आगे आने वाले अध्यायों में का के उल्लिखित सिद्धांतों के माध्यम से उपभोक्ता की संतुष्टि निर्धारण तथा मांग विश्लेषण की समस्या पर विचार करेंगे। प्रोफेसर एस.के. मनमोहन सिंह भी कहते भी हैं कि मांग का तार्किक सिद्धांत 3 अलग अलग आधारों से उत्पन्न है: सीमांत उपयोगिता परिकल्पना, अनधिमान परिकल्पना तथा अव्यक्त अधिमान परिकल्पना। आगे हम तीनों सिद्धांतों के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करेंगे। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए उपभोक्ता के व्यवहार का। चलिए पढ़ते हैं। व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न चरों के स्थिर रहने पर अधिकतम संतुष्टि या संतुष्टि को प्राप्त करने की समस्या। विभिन्न चरों के परिवर्तन के संदर्भ में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन या मांग विश्लेषण। नंबर 1, मूल्य मांग विश्लेषण। मूल्य को छोड़कर अन्य चर स्थिर। नंबर 2, आय मांग विश्लेषण। उपभोक्ता की आय को छोड़कर अन्य चर स्थिर। नंबर 3, तिर्यक या आड़ी मांग विश्लेषण। अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को छोड़कर अन्य सभी चर स्थिर। दोनों समस्याओं के अध्ययन के संबंध प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांत का उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित सिद्धांत। मार्शल का समसीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण। उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित सिद्धांत।
नंबर 1 हिग्स का अनुमान वक्र विश्लेषण। नंबर 2 सैमुअल्सन का व्यक्त अनुमान दृष्टिकोण। तो डायग्राम चेक कर लीजिए एक बार। प्रत्येक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा विभिन्न वस्तुओं के दिए हुए बाजार मूल्य के साथ अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करने का प्रयास करता है जिससे उसे अधिकतम संभावित संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो सके। यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति ही उपभोक्ता की संस्थिति की स्थिति होगी, क्योंकि इस स्थिति की प्राप्ति के बाद उपभोक्ता अपने व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। उपयोगिता का अधिकतम करना ही उपभोक्ता के व्यवहार का निर्देशक सिद्धांत है। अधिकतम संतुष्टि की स्थिति की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता अपनी आय से क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना कर सके, क्योंकि जब वह विभिन्न संयोगों से अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेगा। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत प्रमुख रूप से इसी समस्या से संबंधित हैं। उपयोगिता की तुलना की समस्या के संबंध में प्रमुख रूप से 2 दृष्टिकोण मिलते हैं। नंबर 1 उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित दृष्टिकोण। नंबर 2 क्रमवाचक माप दृष्टिकोण। मार्शल का समसीमांत उपभोक्ता दृष्टिकोण उपभोक्ता के संख्यात्मक माप पर आधारित है। जबकि उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत मिलते हैं। नंबर 1 हिग्स का अनुमान वक्र दृष्टिकोण। नंबर 2 सैमुअल्सन का व्यक्त अनुमान दृष्टिकोण। इस अध्याय में हम उपभोक्ता के संख्यात्मक माप दृष्टिकोण की पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय प्रमुख रूप से 2 उप विभागों में विभक्त है। पहले भाग में हम उपभोग तथा उपयोगिता से संबंधित प्रारंभिक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे तथा दूसरे खंड में हम उपभोक्ता की संस्थिति या उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में समसीमांत उपभोक्ता नियम की व्याख्या करेंगे। उपभोग उपयोगिता तथा समसीमांत उपभोक्ता विश्लेषण। अर्थशास्त्र में उपभोग की परिभाषा के संबंध में काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोग वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना है, तो मार्शल ने तो उपभोग को नकारात्मक उत्पादन कहा, पर इससे उपभोग का स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है। पहली बात, उपभोक्ता नष्ट नहीं होती। मार्शल का यह कहना है कि उपभोग नकारात्मक उत्पादन है। उसी प्रकार से जैसे हंसने की क्रिया को स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि जो रोना नहीं है इससे उपभोग क्या है, इसका पता तो लगता नहीं, उल्टे एक समस्या आ जाती है। वह यह कि उपभोग क्या नहीं है या क्या उत्पादन क्या है। उपभोग की जो परिभाषाएं ऊपर बतलाई गई उनका सैद्धांतिक मूल्य नहीं है। उपभोग की सबसे उत्तम परिभाषा डॉक्टर मेहता ने दी। उपभोग उस क्रिया को कहते हैं जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि के रूप में प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि उपभोग मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की वह क्रिया है जिससे हमें उपयोगिता मिलती है।
पर यह उपयोगिता उपभोग की वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाती है। उपभोग की इस परिभाषा में उपयोगिता केंद्र बिंदु है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की क्षमता उपयोगिता है। यदि दूध पीने से किसी व्यक्ति की भूख संतुष्ट हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि दूध में भूख को समाप्त करने की जो क्षमता है वह उसकी उपयोगिता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो व्यक्तिगत होती है तथा जो समय स्थान तथा व्यक्ति के साथ बदलती रहती है। किसी वस्तु से जो उपयोगिता हम प्राप्त करते हैं वह केवल वस्तु से ही संबंधित नहीं होती है। बल्कि हमारी आवश्यकता की तीव्रता से भी संबंध है। यदि भूख बहुत तेज लगी हो तो रोटी की उपयोगिता अधिक होगी, जबकि भूख कम लगी रहने पर उपयोगिता कम होगी। उपयोगिता की माप के संबंध में अशास्त्रियों में मतभेद हैं। एक और प्रोफेसर मार्शल है जो ये मानते हैं कि उपयोगिता नापी जा सकती है। दूसरी ओर हिक्स, एलन, सैमुअल्सन आदि हैं जो ये कहते हैं कि उपयोगिता को नापा नहीं जा सकता, बल्कि संतुष्टि का स्तर ही व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोगिता के माप के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 संख्यावाचक दृष्टिकोण, नंबर 2 क्रमवाचक दृष्टिकोण। संख्यावाचक दृष्टिकोण मार्शल का यह मत है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होने के बावजूद भी मुद्रा के द्वारा नापी जा सकती है। हम किसी वस्तु के लिए मुद्रा के रूप में मूल्य क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें उपयोगिता है। किसी भी वस्तु का मूल्य हम उसकी उपयोगिता से अधिक देने के लिए तैयार नहीं होते। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के बदले दिए जाने वाले रुपए के बराबर है। उदाहरण, यदि हम एक गिलास दूध के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार हों तो यह कहा जा सकता है कि 1 गिलास दूध की उपयोगिता 1 रुपया के बराबर है। किसी वस्तु के बदले दिया जाने वाला मूल्य ही उस वस्तु की उपयोगिता का माप हुआ। मार्शल द्वारा बताई गई उपयोगिता के माप की इस विधि को संख्यात्मक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को 10, 15, 50, 65 आदि संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे रोटी की पहली इकाई से 25, दूसरी से 15, तीसरी से 10 उपयोगिता आदि। क्रमवाचक विश्लेषण आधुनिक अर्थशास्त्री मार्शल के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। पेरेटो, एलन, जे.आर. हिक्स, पॉल सैमुअल्सन आदि का यह कहना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिनिष्ठ विचार है। इसकी अनुभूति की जा सकती है। इसकी माप किसी वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न कृतियों के लिए भिन्न भिन्न होगी। साथ ही एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग होगी। उपयोगिता बदलती नहीं है। उसकी माप संभव नहीं है। संख्यावाचक विधि के दोषों के दूर करने के लिए हम अर्थशास्त्रियों ने क्रमवाचक विधि प्रस्तुत की। इसके अनुसार ये पर नहीं कहा जा सकता कि रोटी की पहली इकाई से 25 तथा दूसरी इकाई से 15 उपयोगिता मिली। इस विधि के अनुसार केवल संतुष्टि या उपयोगिता का स्तर व्यक्त किया जा सकता है। तात्पर्य यह है
कि इस विधि द्वारा यह तो कहा जा सकता है कि पहली रोटी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर दूसरी से अधिक रहा, पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी संतुष्टि मिली अथवा पहली से दूसरी की अपेक्षा कितनी अधिक संतुष्टि मिली। पहली विधि के अनुसार उपयोगिता को 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याओं में नापा जा सकता है, जबकि दूसरी विधि में पहला, दूसरा, तीसरा आदि के रूप में नापा जा सकता है। इस प्रकार उपयोगिता के माप की संख्यावाचक विधि एक निरपेक्ष विधि है, जबकि क्रमवाचक विधि एक सापेक्ष विधि है। इस विधि के अनुसार संतुष्टि की माप के लिए शिक्ष ने अनधिमान वक्र विधि का प्रयोग किया, जिसकी व्याख्या हम अनंतर करेंगे। इसके पूर्व हम मार्शल द्वारा प्रतिपादित संतुष्टि निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या करें। यह उचित होगा कि हम इसमें प्रयुक्त होने वाली कुछ धारणाओं को पहले स्पष्ट कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें।